बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 5वीं गणित में अध्याय 6 देख रहे हैं। बच्चों अध्याय 6 में क्या है? अध्याय 6 में है गुणज एवं गुणनखंड। अध्याय 6 में हम देख रहे हैं बच्चों गुणज एवं गुणनखंड। तो चलिए गुणज एवं गुणनखंड को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। बच्चों हम आगे बढ़ें इससे पहले इस उदाहरण को बहुत ध्यान से समझिए। 2 व 5 अर्थात 2 के अपवर्त क्या क्या है बच्चों? 2 के अपवर्त है 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निये 18, 2 दाम 20 डाट डाट डाट। ये सभी 2 के अपवर्त है। उसके बाद 5 के अपवर्त है। 5 के 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30 डाट डाट डाट। ये सभी है 5 के अपवर्त। अब यहाँ पर लिखिए बच्चों 2 और 5 के समान अपवर्त कौन कौन से जो दोनों में है? 2 और 5 के समान अपवर्त है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 10, 2 और 5 दोनों क्या है यहाँ पर लिख लीजिए। फिर देखिए चार्ट में और कोई है जो समान अपवर्त है तो 20, ये 20, 10, 20 डाट डाट डाट। ये सभी 2 और 5 के समान अपवर्त्य है। सबसे छोटा समान अपवर्त्य क्या है बच्चों? सबसे छोटा समान अपवर्त्य है 10। तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। 2 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य। अब 2 और 5 का लघुत्तम कितना होगा? जो सबसे छोटा समान अपवर्त्य अर्थात 2 और 5 का लघुत्तम होगा 10। कितना होगा बच्चों? 10। इसी प्रकार 8 और 12 का देखते हैं। चलिए इसको हल करते हैं जैसा कि हमने इस उदाहरण को देखा। 8 के अपवर्त्य सबसे पहले हम लिखेंगे 8 के अपवर्त्य। 8 के अपवर्त्य कैसे कैसे मालूम होगा बच्चों? 8 के अपवर्त्य क्या क्या है? 8 है 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56। ये इस तरह से डाट 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 ये सभी हो जाएंगे 8 के अपवर्त्य। फिर हम चलेंगे 12 के अपवर्त्य। 12 के अपवर्त्य 12 के अपवर्त्य कौन कौन से बच्चों? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72 डाट 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 डाट। ये 12 के अपवर्त्य है। फिर हम देखेंगे 8 और 12, 8 12 के समान अपवर्त्य। समान अपवर्त्य देखिए दोनों लाइनों में कौन कौन से हैं भाई जो समान है 8 और 12 में? तो हम देखेंगे यहाँ पर 24 ये बिल्कुल समान है, ये 24 आ गया। उसके बाद देखेंगे बच्चों आगे क्या है 12 48, ये देखिए 48 और यहाँ भी 48 48 ये समान अपवर्त्य है बच्चों 8 और 12 की। अब सबसे छोटा समान अपवर्त्य क्या है इसमें ये भी देखेंगे आप। तो सबसे छोटा समान अपवर्त्य क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे छोटा समान अपवर्त्य। समान अपवर्त्य सबसे छोटा क्या है भाई? सबसे छोटा समान अपवर्त्य है 24। दोनों में देख लीजिए बच्चों 24 समान अपवर्त्य है और जो सबसे छोटा भी है। फिर ये 8 और 12 का हम क्या निकाल लेते हैं? लसा। 8 12 का लस मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य लसा कहेंगे शॉर्टकट में। अब जो सबसे छोटा समान अपवर्त्य है बच्चों वही 8 और 12 का लसा होगा अर्थात 24। ये इस तरह से हम हल कर सकते हैं। अगर पूछा जाए 8 व 12 का लसा क्या होगा तो 24 होगा। और इससे पहले उदाहरण में हमने देखा था कि 2 और 6 का लसा क्या होगा तो सॉरी 2 और 5 का लसा क्या होगा तो 10 होगा। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से और बहुत सावधानी पूर्वक सही ढंग से और सही सही लसा ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हमने तो 2-2 संख्याओं का लसा निकाला है, लघुत्तम समापवर्त्य निकाला है, क्या 3 संख्याओं का भी हम लघुत्तम समापवर्त्य निकाल सकते हैं या निकाला जा सकता है? आइए इसको पता करते हैं। मान लीजिए हमने 3 संख्याएं लिया 6, 10 और 15। तो इसके सबसे पहले हम अपवर्त्य पता करेंगे जैसा कि हमने पूर्व में देखा था। 6 का अपवर्त्य 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निया 54, 6 दाम 60। हमने इस तरह से लिख लिया डाट 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 डाट। 10 के अपवर्त्य हो जाएंगे बच्चों 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंचे 50, 10 छक्के 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, 10 निया 90, 10 दाम 100 डाट 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 डाट। इस प्रकार 15 के अपवर्त्य हम लिखेंगे बच्चों तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105 डाट 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 डाट। इस तरह से हमने 15 का अपवर्त्य लिख लिया। अब आपको देखना है 6, 10 व 15 के समान अपवर्त्य जो तीनों में हो। तो देखिए बच्चों तीनों में क्या है? तीनों में है सबसे पहले तो 30, यहाँ भी 30 है बच्चों,
यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है। ये समानुपाती में पहला प्रत्यय हो गया 30। आगे देखते हैं बच्चों जो समान हो, समान क्या है, आगे में हम जब देखते हैं समान में 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60, तो ये हो गया 60। फिर आगे देखेंगे इनका सबसे छोटा समानुपाती क्या है बच्चों, सबसे छोटा समानुपाती है 30। अतः अब हम देखेंगे अतः 6, 10 और 15 का लसा क्या होगा, अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा बच्चों, जो सबसे छोटा समानुपाती है अर्थात हो जाएगा 30। ये हमारा आंसर है। अर्थात 3 संख्याएं ही क्या, हम 3 से अधिक संख्याओं का भी लसा मालूम कर सकते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं गुणनखंड को, गुणनखंड को समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 12 को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये तालिका भी दिखाया जा रहा है। ये तालिका आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डाट है, अर्थात एक एक करके वो 12 बार आया हुआ है, कुल मिलाकर के 1 बार 12। यहाँ पर 2 का समूह बना है बच्चों, देखिए 2 का समूह बना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और ये 6 बार, अर्थात 2 × 6 = 12। अब यहाँ पर 3 का समूह बना है, देखिए बच्चों 3 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार, अर्थात 3 4 बार आया है, कुल मिलाकर 12 हुआ। फिर आगे देखेंगे 4 का समूह बना है, देखिए 4 1 बार आया, 4 2 बार आया, फिर 4 का 3 बार समूह बना, 4 × 3 = 12। फिर आगे देखेंगे बच्चों ये 3 3 6 का समूह बना, 6 का 1 समूह बना, 6 का 2 समूह बना, अर्थात 6 दूनी 12, कुल मिलाकर 2 समूह बना और कुल मिलाकर हो गया 12। अब यहाँ पर 12 का एक ही समूह बन गया, अर्थात 12 × 1 = 12। तो ये जितनी संख्याएं आपने देखी बच्चों 12 के गुणनफल के रूप में इसको हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। 1 12 12, 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। ये सभी कहलाते हैं गुणनखंड। क्या कहलाएंगे बच्चों, गुणनखंड, 12 के गुणनखंड। अर्थात किसी संख्या के गुणनखंड वह संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है। नीचे लिखी गई संख्याओं के गुणनखंड को पता करें, तो चलिए पता करते हैं। 6 के गुणनखंड तो आप समझ गए बच्चों, 1 2 3 6 है। 8 के गुणनखंड पता कर दीजिए, एक तो रहेगा ही क्योंकि 1 8 को विभाजित करता है 8 बार में। फिर 2 चौक 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है बच्चों, और 8 एकम 8 होता है। उसी प्रकार 12 के गुणनखंड में 1 आ जाएगा, 2 छक्के 12 होता है, 3 चौक 12 होता है, 4 या 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है और 12 एकम 12 होता है। ये 12 मतलब 12 के गुणनखंड हो गए। 15 गुणनखंड, 1 15 15, 3 पंचे 15, 5 तिया 15 और उसके बाद 15 एकम 15, ये हो गया 15 के गुणनखंड। अब दी गई संख्याओं में 1 2 3 डाट 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 का भाग देकर भी हम गुणनखंड का पता लगा सकते हैं। अर्थात जिन संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए वही दी गई संख्या का क्या होगा बच्चों, गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा। अर्थात हमने यह भी जाना कि गुणनखंड को ही अपवर्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गुणनखंड को अपवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना है बच्चों, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत, कारण सही उत्तर बताना है। जिसमें पहला उदाहरण दिया हुआ है 3 8 के गुणनखंड है, कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 8 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता और भाग देने पर शेष 2 बच जाता है, इसलिए गुणनखंड नहीं है। अर्थात कथन जो दिया हुआ है 3 8 के गुणनखंड है वो बिल्कुल गलत है, असत्य है। 36 का गुणनखंड 6 है तो हम लिखेंगे कथन सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। अब सत्य क्यों है बच्चों, कथन सत्य क्यों है, क्योंकि 36 6 में पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। 36 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, साफ लिखेंगे। और शेषफल 0 बचता है, शेषफल 0 बचता है। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। 8 का गुणनखंड 8 है, बिल्कुल सत्य है, कथन सत्य है। यहाँ पर भी आपको सत्य है लिखना पड़ेगा बच्चों, सत्य है। 8 का गुणनखंड 8 है क्योंकि 8 को 8 से विभाजित किया जा सकता है। 8 8 से विभाजित हो जाता है, विभाजित होता है और शेषफल 0 बचता है। 8 8 से विभाजित हो जाता है, शेषफल 0 बचता है। इस तरह से हम लिख लेंगे, शेषफल 0 बचता है। ये इस तरह से हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे 12 का अपवर्तक 5 है, 12 का अपवर्तक 5 है। अब आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। 12 का अपवर्तक 5 है, कथन बच्चों पूरी तरह से असत्य है, अर्थात गलत है। अब गलत क्यों है, क्योंकि 12 5 से विभाजित नहीं होती, 12
5 से विभाजित नहीं होती और विभाजित करने पर शेषफल बचता है। विभाजित नहीं होती, शेषफल कितना बचता है बच्चों? 5 दूनी 10 अर्थात शेषफल 2 बच जाता है। शेषफल 2 बचता है, इसलिए कथन क्या हमारा असत्य है, गलत है। आगे दिया हुआ है 25 का गुणनखंड 7 है, आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। तो 25 का गुणनखंड 7 है क्या? बिल्कुल नहीं, ये भी कथन हमारा असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 25 7 से विभाजित नहीं होती, 7 से विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती और इसके साथ साथ शेषफल बचता है। शेषफल कितना बच जाता है बच्चों? 7 से विभाजित करेंगे 7 × 21 4 25, शेषफल 4 बचता है। इस तरह हम कर सकेंगे कि 25 का गुणनखंड 7 है, कथन हमारा गलत है। कथन क्या है? गलत है। बच्चों इसके साथ ही आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।